हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करते हैं कि कार्बनिक खेती या फिर कार्बन फार्मिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि कार्बनिक खेती या फिर कार्बन फार्मिंग क्या होती है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इसको कार्बन खेती क्यों बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं हम इसको? कार्बनिक खेती। या फिर कार्बन फार्मिंग। इसको पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पुराने समय के अंदर जो खेती की जाती थी उसी को हम कार्बन खेती कहते हैं। कैसे, अभी समझा देते हैं। पुराने समय में की जाने वाली खेती का प्रकार। अब आप बोलोगे कि क्या इस टाइम ये कार्बनिक खेती नहीं की जाती? की जाती है, लेकिन बहुत ही कम स्तर पर की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पुराने समय में क्या होता है था कि हमारे खेत जो है उसके अंदर हमने फसल लगाई, कुछ भी उसके अंदर बो दिया। अब फसल लगा दी तो अब हम उसके अंदर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उत्पन्न कर सके, प्रोडक्शन जो है वो हमारा ज़्यादा हो सके, जिससे हम ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। लेकिन कार्बनिक खेती के अंदर क्या होता था कि हम जो बाहर की चीज़ें हैं, जैसे कोई केमिकल हो गया, कोई रसायन हो गया, उनका प्रयोग नहीं करते थे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक, जैसे हमारे पास जो गाय वगैरह या भैंस वगैरह होती है, उनके जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे उनका खाद हो गया, उसका प्रयोग करते थे। अगर उसको स्टोर रखना हो, स्टोर रखने के लिए जैसे नीम की पत्तियां होती हैं उसका प्रयोग करते थे। पहले क्या होता था, जैसे गेहूं को अगर आपको बहुत टाइम तक स्टोर करना हो तो आप उसके साथ नीम की पत्तियां रखते थे। फिर टाइम चेंज हो गया, फिर मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल आ गए जिससे आप उनके पास गेहूं के जहां पर आप स्टोर कर रहे हो तो उनके बीच में अगर वो केमिकल रख देंगे तो मात्र उसकी दुर्गंध से ही उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु नहीं लगेगा और वो सेफ रहेगा। लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। हम जो उसके साथ जो केमिकल मिल गया गेहूं के साथ, हम उसको इंसर्ट कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्मफुल है, हमारे को हानि पहुंचाता है। तो पुराने समय के अंदर क्या होता था, खेत के अंदर जब फसल बोते थे तो उसके अंदर हम केमिकल नहीं यूज करते थे। हम अगर यूज करते थे तो हम खाद का यूज करते थे, उर्वरक का यूज नहीं करते थे। खाद में और उर्वरक में फर्क होता है। खाद होता है जैसे जो हम गाय भैंस रखते हैं उसका जो बचा हुआ, जैसे उनका मलमूत्र जो होता है इस प्रकार से, या फिर जैसे कोई जानवर मर जाता है उसका जो बॉडी है वो भी एक तरह से खाद का काम करती है और जमीन को उपजाऊ बनाती है। तो हम खाद का यूज करते थे। उर्वरक क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं जिनका प्रयोग अब वर्तमान समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। तो हम पुराने समय के अंदर जब फसल के अंदर खाद वगैरह यूज़ करते थे और एक नेचुरल तरीके से खेती करते थे, उसी को बोला जाता है कार्बनिक खेती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैसे खाद यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और चूंकि इसके अंदर कार्बनिक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है, कार्बनिक खेती या फिर कार्बन फार्मिंग। क्योंकि हम इसके अंदर जो खाद यूज़ कर रहे हैं, जैसे जीवों का जो अपशिष्ट हो गया, वो उनका मलमूत्र हो गया, वो कोई जीव मर जाता है तो उसका जो बचा हुआ शरीर है, इस प्रकार से वो ज़मीन के अंदर पड़ा पड़ा उसी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम जो पहले खेती करते थे उसको बोला जाता था कार्बनिक खेती या कार्बन फार्मिंग। तो अब इसकी परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। देखिए, कार्बनिक खेती या फिर
कार्बन फार्मिंग। ठीक है, यह खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, देखिए याद रखिए, रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का प्रयोग बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? तो केमिकल्स जो होते हैं, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, वो पीड़कनाशी, ये भी एक दवाइयों के रूप में होता है, जैसे उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं उस प्रकार से। शाकनाशी, किसी भी प्रकार का कोई पतंगा वगैरह उसको खराब ना कर सके, इसलिए उसके अंदर शाकनाशी जैसी चीज़ों का उपयोग या तो बहुत ही कम मात्रा में करेंगे, अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तब जाकर थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, या फिर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके अंदर रासायनिक उर्वरक भी नहीं होते, पीड़कनाशी भी नहीं होते, शाकनाशी भी नहीं होते। कहने का मतलब इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स जो होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। इस पद्धति में अधिक से अधिक यानी कि अधिकाधिक कार्बनिक खाद, खाद क्या होता है, कार्बनिक खाद क्या होता है? देखिए, उर्वरक का उपयोग नहीं करते लेकिन खाद का प्रयोग करते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? जो केमिकल्स होते हैं जो वर्तमान के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे यूरिया वगैरह वो सब। लेकिन खाद क्या होता है? जैसे पशुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जैसे उनका गोबर हो गया, उनका मलमूत्र हो गया, ये जो चीजें यूज करते हैं उसको बोलते हैं कार्बनिक खाद। कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट का मतलब हम कृषि को काट लेते हैं, थोड़े बहुत उसके जैसे कोई डंठल वगैरह रह जाते हैं तो वो भी कुछ समय के बाद उसी के अंदर मिल जाते हैं और उसको थोड़ा सा उपजाऊ बना देते हैं जमीन को। तो जैसे पुआल तथा पशुधन का पुनर्चक्रण, तो जैसे पशुधन का अगर हम अपशिष्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे कोई जानवर मर जाता है और उसको अगर खेत के अंदर हम डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और जमीन के अंदर ही मिल जाता है। तो वो भी एक तरीके से उसके अंदर उपजाऊ बनाने का काम करता है हमारी खेती को। जैविक कारक, जैसे अब जैविक कारक क्या क्या है वो देखिए। नील हरित शैवाल का संवर्धन, अगर नील हरित शैवाल ले लेंगे तो उसका अगर संवर्धन कर रहे हैं तो वो चीजें जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। जैविक उर्वरक अगर हमारे को बनाना है, कहने का मतलब हम जो नेचुरल जो चीजें हैं उसी से हम खाद बना रहे हैं या फिर उर्वरक बना रहे हैं। इसके अंदर तो क्या होता है, इस उर्वरक के अंदर तो क्या होता है, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, रसायन यूज करते हैं। लेकिन अगर जैसे छोटे छोटे कोई जीवाणु है, कीटाणु है या शैवाल है, बैक्टीरिया वगैरह जो ऐसे छोटे छोटे हैं, अगर हम उन्हीं का उपयोग करके और अगर उर्वरक बना लेते हैं, फर्टिलाइजर बना लेते हैं और उसका यूज करते हैं, जैसे नील हरित शैवाल का यूज करके हम उर्वरक बना रहे हैं और उसका उपयोग अगर खेती में कर रहे हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, कार्बनिक खेती की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हम वहां पर केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। जो नेचुरल चीज है, जो शैवाल है, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया वगैरह विभिन्न प्रकार के हम यूज करके और उर्वरक बना लेंगे, फर्टिलाइजर बना लेंगे। तो ये तो बात आ गई कि भाई खेती किस प्रकार से की जाती थी। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि पुराने टाइम के अंदर जो खेती की जाती थी, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में नहीं करते इस प्रकार की खेती, कार्बनिक खेती करते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है और प्रोडक्शन जो होता है, जो पैदावार जो होती है वो कम होती है। एक तो आप किसी चीज़ के अंदर केमिकल डाल दो तो वो ग्रोथ जल्दी करते हैं, और अगर जैसे नेचुरल तरीके से उनको ग्रोथ करने देंगे तो वो ग्रोथ कम करते हैं, पैदावार भी कम करते हैं। तो इसलिए ये खेती जो है वो कम की जाती है। अब ये तो बात हो गई कि भाई खेती जो है वो किस प्रकार से की जाती है। तो उर्वरक का यूज, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, जो खाद होती है, नेचुरल जो खाद होती है उसका उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का यूज ना करके, और हम कृषि का अपशिष्ट जो होते हैं उनका यूज करते हैं। और पशुधन का पुनर्चक्रण जो होता है, जैविक कारक होते हैं जैसे नील हरित शैवाल का संवर्धन, या फिर जैसे नेचुरल जो उर्वरक बना रहे हैं, कोई बैक्टीरिया, शैवाल, इस प्रकार से हम यूज करके और उर्वरक बना रहे हैं तो वो नेचुरली तो हो गया, तो उनको जमीन के अंदर डालने से भी पैदावार बढ़ती है। तो ये तो हो गया खेती करने का तरीका। अब बात करते हैं
कि जैसे नीम की जो पत्तियां हैं या फिर हल्दी का जो विशेष रूप है, उनको जैव कीटनाशक के रूप में काम में लेते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पुराने समय में क्या होता था, जैसे गेहूं जो है हमारे को स्टोर करना है, क्योंकि जैसे 1 साल के लिए गेहूं हो जाता है हमारे खेतों के अंदर, तो 1 साल के लिए उसको सेफ भी तो रखना पड़ेगा घर के अंदर, नहीं तो मान लो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कीड़े लग जाते हैं तो उसको वो बर्बाद कर देंगे। तो उसको कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए वहां पे हम काम में लेते थे नीम की पत्तियों को, और हल्दी का भी विशेष यूज करते थे जैव कीटनाशक के रूप में, यानी कि उसके अंदर कीट ना लग जाए, उन कीटों को मारने के लिए, उनका नाश करने के लिए कीटनाशक के रूप में हम इनका उपयोग करते थे, ताकि गेहूं या खाद्य जो सामग्री है उसको अधिक टाइम तक सेफ रखा जाए, संग्रहण में प्रयोग किया जाता था। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती। अब बात आती है कि भाई हम नेचुरल खेती कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, और हमारे को यह भी ध्यान में रखना है कि हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरकता, फर्टिलाइजेशन जो है वो भी कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो मिश्रित खेती, मिक्सचर जो क्रॉपिंग जो होती है वो यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 2-4 चीजें जो है वो एक साथ बोते हैं। 2-4 चीजें एक साथ बोने से क्या होगा, कुछ चीजें जो हैं वो केमिकल्स जो है जमीन से ज्यादा ले लेती हैं, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो वो केमिकल्स जमीन को दे देती हैं, तो उससे उसके पास केमिकल पहुंच भी गए, और जो हमने दूसरा पौधा जो उगाया है उसको केमिकल्स मिल भी गए, जिससे ओवरऑल जो हमारा लैंड जो है, हमारी जो जमीन है, उसका फर्टिलाइजेशन बना रहेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। अगर हम ऐसी जो क्रॉपिंग है, ऐसी फार्मिंग ऐसी करते हैं कि उसके अंदर पूरे न्यूट्रिएंट्स को वो फसल जो है एक साथ ही खींच ले, तो अगली बार के लिए बहुत ही कम मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो आप जब अगली बार के अंदर भी कोई फसल बोएंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी पैदावार कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फसल बोते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ये मिक्स के अंदर बोते हैं, जिससे वो ज़्यादा पैदावार देते हैं, और उसका जो फर्टिलाइजेशन जो है, उसकी पैदावार जो है ज़मीन की वो बनी रहती है। तो देखिए, मिश्रित खेती हो गई। अंतरा फसलीकरण क्या होता है, जैसे आप लाइन के अंदर इस प्रकार से, इस लाइन के अंदर तो फसल ए बो दी, फिर इस लाइन के अंदर फसल बी, इस लाइन के अंदर वापस से फसल ए, इस लाइन के अंदर फसल बी, इस प्रकार से अंतरा फसलीकरण। अंतर का मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर है, और फिर ये दूसरा जो कर्सी है वो आ गई, और इसके अंदर दोनों के अंदर क्या हो गया, ये अंतर हो गया, फिर यहाँ पे बी आ गया, फिर ए आ गया, इस प्रकार से क्या हो गया, अंतर फसलीकरण। फसल चक्र का मतलब क्या होता है, एक फसल आपने बो दी, तो जब आप दूसरी फसल बोएंगे तो सेम फसल ना बोएं, दूसरी फसल बो देंगे, जिससे जो यहाँ पे बात कर रहे थे ना मिश्रित खेती के अंदर और इसके अंदर अंतर फसलीकरण के अंदर, कि कुछ पौधे जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं पूरा का पूरा, और कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन को दे देते हैं, जिससे मेंटेन बना रहता है। अगर आप एक ही एक प्रकार की फसल बोते रहेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स खींचते रहेंगे, तो स्पेसिफिक जो न्यूट्रिशन उसको ज़्यादा चाहिए उस फसल को, वो उस जमीन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फसल चक्र जो है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक फसल के बाद दूसरी, इस प्रकार से हम चेंज करते रहें। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इसके अंदर पोषक तत्व नाम आया है न्यूट्रिएंट्स, जो जमीन के अंदर होते हैं पोषक तत्व वो भी बने रहते हैं, और पीड़क तथा खरपतवार जो फसल के साथ अनावश्यक जो चीज़ें उग जाती हैं, जिसको हम बार बार खुद अलग करते रहते हैं, उसको हटा देते रहते हैं, उसको बोलते हैं खरपतवार। तो ऐसी जब फसल करते हैं, जो हमारे पास है अंतर फसलीकरण हो गया, फसल चक्र, मिश्रित खेती, इस प्रकार से हम जो खेती करते हैं उसके अंदर कीट भी कम लगते हैं, पीड़क भी कम होते हैं, और खरपतवार की भी समस्या कम होती है, और पोषक तत्व जो है जमीन के अंदर वो भी बराबर बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कार्बनिक खेती जो है वो क्या होती है। इस टॉपिक में इतना ही रहेगा।
फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। शिव ओम क्लासेस हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पे, उसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हो, कोई चीज़ अगर आपको व्हाट्सअप पे चाहिए हो। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप कर लेना। आपके व्हाट्सअप पे भी हम नोट्स वगैरह भेज देंगे। तो इस टॉपिक में इतना रहेगा। थैंक यू सो मच।